राष्ट्रीय परिदृश्य का ये दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आप एग्जाम स्टडी एक्सी सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो का हम पहला सवाल देखते हैं। 18 मई 2020 को भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन किया है। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि इस रेल इंजन का परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से बरवाडीह तक किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बरवाडीह तक इसका परिचालन किया गया है। रेल इंजन का नाम WAG 12 नवंबर 60027 है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस रेल इंजन को बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में निर्मित किया गया है। सी स्टेटमेंट भी सही है। पूरे विश्व में दूसरी बार बड़ी लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के रेल इंजन का परिचालन किया गया है। तो ये दूसरी बार नहीं है, दरअसल पूरे विश्व में जो है ये पहली बार जो है ये परिचालन शुरू किया गया है। इसलिए चौथा स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट जो है इसका गलत हो जाएगा। और साथ ही में भारत विश्व का छठा ऐसा देश है जो स्वदेश में ही अधिक हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले देशों के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो गया है। यानी कि स्वदेशी क्या है, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। तो यानी कि छठा ऐसा जो देश है भारत, जिसने अपने ही देश में सबसे अधिक हॉर्स पावर यानी कि उच्च क्षमता वाले इंजन का निर्माण किया है। और एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन किया गया, वो कितनी पावर का है, उसकी क्षमता कितनी है? तो वो 12,000 हॉर्स पावर का है। दरअसल इस तरीके के सवाल जो है वो BPSC में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 2018-2019 में पूछा जा चुका है। 18 में या 19 में पूछा गया है, कंफर्म ध्यान नहीं है हमें। और अगला देखते हैं। 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। इस अध्यादेश के नियमों के अनुपालन एवं निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनाया जाएगा? तो ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है वो राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनाया जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए, इस प्रारूप में राज्य में कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव में लगे हुए कर्मियों तथा स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, पुलिस, प्रशासनिक एवं अन्य कर्मियों के विरुद्ध हमला करने तथा आपत्तिजनक बर्ताव किए जाने और रोगग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं को छिपाने, इलाज से बचाने, अस्पतालों से भागने पर दंड का प्रावधान किया गया है। दूसरा है, इस अध्यादेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर संक्रमित करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। तीसरा है, इसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर उत्पीड़ित करता है तो उसे 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है अथवा 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अगला है कि यदि जानबूझकर कोई 5 या अधिक व्यक्तियों को संक्रमित कर उत्पीड़ित करता है तो उसे 3 से 10 वर्ष तक की जेल, साथ ही 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और आखिरी है, यदि इस उत्पीड़न के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 7 वर्ष तक की जो है सजा है और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। साथ ही इस प्रकार के मामले में 3 लाख से जो है 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 जारी हुआ है और इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसकी अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे। और यहाँ पर जितने सारे सज़ा हैं, कानून हैं और जुर्माने हैं, उन सबको बारी बारी से किस कंडीशन में, किस स्थिति में दिया जाएगा, सज़ा किस स्थिति में होगी, किस स्थिति में या किस जो है दंड अपराध के लिए जुर्माना होगा, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर मेंशन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगला सवाल, जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया गया है। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया है जिसमें कारगिल और जो है लद्दाख जो है वो उनको अलग किया गया है। और अगली न्यूज जम्मू कश्मीर से है, देखते हैं। 19 मई 2020 से जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है जिसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है? तो ये सेक्शन 3A जोड़ा गया है। इसके तहत क्या होगा कि अब जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ और सवाल जो और स्टेटमेंट है जहाँ से सवाल बन सकते हैं उनको देखते हैं। यानी कि देखिए, ये सवाल पूछा जा सकता है कि नया डोमिसाइल एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है वो कब से लागू हुआ है? तो 19 मई 2020 से लागू हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश 2020 में सेक्शन 3A जोड़ा गया है जिसके तहत राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। यानी कि निवासी होने की परिभाषा कहाँ पर तय की गई है? तो ये तय की गई है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 के सेक्शन 3A में। अगला है, प्रदेश में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह
डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने हेतु 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यानी जो पहले नागरिक प्रमाण पत्र होता था, अब उसकी जगह पर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, जिसके लिए 15 दिन की जो है वो समयावधि भी दी गई है। नेक्स्ट है, नए डोमिसाइल नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में कम से कम 15 वर्ष तक रहा है और 10वीं या 12वीं की परीक्षा वो यहाँ के किसी संस्थान से पास कर चुका है, तो वह जम्मू कश्मीर का निवासी होने के पात्र होगा। यानी कि जम्मू कश्मीर के निवासी होने की जो योग्यता है वो यहाँ पर बताई गई है। और आखिरी है कि नया डोमिसाइल एक्ट के तहत पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, सफाई कर्मचारी और दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी अब डोमिसाइल होने के हकदार होंगे। यानी कि पहले क्या था कि अगर उस जम्मू कश्मीर स्टेट की महिला थी, अगर कोई महिला थी और वो अदर स्टेट के किसी भी जो है व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उसकी नागरिकता, उसके बच्चों की नागरिकता जो थी वो खत्म हो जाती थी। तो वो उस प्रावधान को अब यहाँ पर लागू कर दिया गया है कि उसके बच्चे की जो है नागरिकता जो होगी वो जम्मू कश्मीर से ख़त्म नहीं होगी। और वहाँ पर जो एक और थे वाल्मीकि समुदाय के जो लोग वहाँ पर हुआ करते थे, जो क्या कहते हैं, उनको भी अब नागरिकता वहाँ पर प्रदान की जाएगी, जिनको नागरिकता वहाँ पर नहीं प्रदान की गई थी। और अगली न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीलांबर पीतांबर योजना को लेकर के है। 4 मई 2020 को किस राज्य में जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करके राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि करने हेतु नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू की गई है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल को समझ लेते हैं। सवाल में क्या क्या बातें कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि 4 मई 2020 को एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है नीलांबर पीतांबर योजना। उस नीलांबर पीतांबर योजना के माध्यम से क्या होगा कि जो जल संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जो घर में वाटर अंडरग्राउंड्स बनाए जाते हैं, जो और तरह के स्टोरेज सिस्टम होते हैं, उनके माध्यम से जो है वार्षिक तौर पर जो है जल संरक्षण किया जाएगा। और वो टारगेट रखा गया है 5 लाख करोड़ लीटर, तो इतनी की वृद्धि किया जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन से राज्य ने इस योजना को शुरू किया है, तो स्टेट है, राज्य जो है वो है झारखंड है। अब नीलांबर पीतांबर योजना से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों को हम देखेंगे। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करके राज्य जल की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। यानी कि क्या होगा, अगर हो सकता हो सवाल में ये भी पूछ लिया जाए, और ख़ासतौर पे झारखंड पीसीएस में तो सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ की प्रदेश से जुड़ी हुई ये योजना है। और अगला है कि योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। यानी कि सिर्फ इस योजना का लक्ष्य जो है जल संरक्षण करना ही नहीं है, बल्कि क्या है, जो बंजर भूमियाँ हैं उनका भी विकास करना है, उनको भी उपजाऊ बनाना है। अगला है, योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सरकार सभी पंचायतों सहित राज्य भर में 5000 खेल मैदानों का निर्माण करेगी। यानी कि वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना एक और योजना है जो झारखंड से ही रिलेटेड है। तो इस योजना के माध्यम से क्या होगा, 5000 खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने का कार्य करेगी एवं खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण का भी प्रावधान करेगी। इस योजना का नाम शहीद पोटो हो करने का उद्देश्य सिंह भूमि में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वीर शहीद पोटो हो की वीरता के विषय में वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराना है। यानी कि एक झारखंड के जो है वो लीडर थे, सिंह भूमि जिले से जो बिलोंग करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, उनका नाम था वीर शहीद पोटो हो। उन्हीं के नाम पे जो है ये वीर शहीद पोटो हो खेल योजना शुरू की गई है। और अगला जीआई टैग को लेकर के न्यूज है। 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल चखाओ, गोरखपुर टेराकोटा एवं कोविलपट्टी की कदलई मितई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। मणिपुर के काले चावल का रंग किसके कारण काला होता है, तो ये होता है एंथोसाइनिन एजेंट के कारण। मणिपुर का जो चावल है, काला चावल है, उसके कारण इसका रंग जो है काला होता है। अब देखिए यहाँ पर स्टेट पीएससी में सवाल मिलान करने के लिए ज़रूर पूछा जाएगा, और ये सवाल तो यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन ये हो सकता है यहाँ पर। चलिए देखते हैं किस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे चखाओ क्या है, तो ये मणिपुर का चावल है, काला चावल है। यहाँ पर सवाल पूछा गया है किसके कारण काला होता है, तो एंथोसाइनिन एजेंट होता है, उसके कारण ये काला होता है। और गोरखपुर में क्या है, यहाँ की टेराकोटा जो है, यानी कि जो पकी हुई मिट्टी के खिलौने होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, हालांकि यहाँ पर खिलौनों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसी प्रकार कोविलपट्टी की जो है कदलई मितई है, ये एक प्रकार की जो है कैंडी होती है, उसको भी संकेत भौगोलिक संकेतिक दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मणिपुर के काले चावल चखाओ के जीआई टैग हेतु आवेदन उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विपणन निगम लिमिटेड ने किया है। एंथोसाइनिन एजेंट के कारण चावल का रंग काला होता है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा आवेदन दायर किया गया था। उसके बाद में कदलई मितई के बारे में देखेंगे कि कदलई मितई तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी है। मूंगफली और गुड़ से कैंडी को तैयार करने में विशेष रूप से थाम्बीबरानी नदी के पानी का उपयोग किया। देखिए इस जो है कदलई मितई जो कैंडी है, इसकी एक विशेषता ये है कि थाम्बीबरानी जो नदी है वहीं के पानी से इसको बनाया जाता है। और इसके साथ ही में कश्मीरी केसर है, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है।
और अगली न्यूज एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लेकर के है। 1 मई 2020 को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ने के राष्ट्रीय क्लस्टरों से जुड़े राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब टोटल संख्या जो है वो 17 हो गई है। पहले 12 थी जिसमें 5 स्टेट और जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर 5 राज्य जुड़ने वाले देखिए कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन दीव शामिल है। अब जो है 17 हो गई है। इससे पहले 12 जो है स्टेट शामिल थे। 5 मई 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है आयुष कवच कोविड-19 जो है ऐप लॉन्च किया है। और अगला देखते हैं 7 मई 2020 को एलर्जी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टाइरीन गैस का रिसाव होने के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोग बीमार पड़ गए। यह कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो कंपनी जो है ये विशाखापत्तनम में स्थित है। और ये कंपनी में जो है किस गैस का लीकेज हुआ था? तो स्टाइरीन गैस का लीकेज हुआ था। दरअसल कंपनी का नाम पहले हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड था, लेकिन 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी केम ने जब इसका अधिग्रहण कर लिया तब से इसका नाम एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो इसी वीडियो के साथ में राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी उनका डिस्कशन समाप्त